आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट। इंडिया न्यूज ने कहा था 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। एक आध सीट उसको और मिल सकती है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। हमारा रेंज था 110 से 120, वही टिकेगी, वही भावेश झा भी टिकेंगे और वहीं जाके मैं भी टिकूंगा, क्योंकि हमने जो मीन निकाला था, औसत निकाला था हमारे रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल का और हमारे जो एक्सपर्ट थे उनके एग्जिट पोल का, लगभग यही आ रहा था। हालांकि 150 का दावा किया था, लेकिन 150 का दावा लगभग असंभव था। और वैसे भी बीजेपी ने कह दिया है कि जो एम्बिशन होनी है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी एम्बिशन होगा तो आप छोटी दिक्कत को आसानी से पार कर लेंगे। तो इंडिया न्यूज ने 110 सीटें दी थी, 108 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है और कुछ परिणाम अभी भी बदले होंगे। हम प्रेम कुमार धूमल की बात करेंगे। प्रेम कुमार धूमल की हार ने कितना आश्चर्यचकित किया है। हिमाचल में बीजेपी सरकार का अनुमान हमने क्या लगाया था ये भी हम आपको बताते। 40 से 45 के आसपास बताया था और 42 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब 68 में से 68 के ट्रेंड आ चुके हैं और 182 में से 182 के ट्रेंड आ चुके हैं। हिमाचल में बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल पीछे है। क्या कारण लगता है अनुज भाई इसका? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भीतरघात उनके खिलाफ हुआ है, या जिस तरह से जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि भाजपा हाईकमान उनको गवर्नर बनाना चाहता है, लेकिन वो रिलेक्टेंट थे उसको लेकर के, क्योंकि सीएम ही बनना चाहते हैं। तो शायद वोटरों में भी ये बात होगी कि नहीं भाई, वो उम्र को लेकर के जब मोदी साहब हर जगह सीएम बदल रहे हैं और 75 पार वालों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो शायद यहां भी उनको ये मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं माने, उसका नुकसान उनको वहां हो रहा है। ठीक है, सीधे चलते रोहित सावल के पास, शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, मुझे ये बताइए आखिर हुआ क्या हुआ कि प्रेम कुमार धूमल साहब 1000 वोटों से 5वें राउंड के बाद पीछे चल रहे हैं? आपको इसके पीछे क्या क्या कारण नजर आते हैं? देखिए दीपक, अगर हम बात करें प्रेम कुमार धूमल की, तो आपको जैसे पहले वो 1764 वोट से पीछे थे, लेकिन अब 1000 वोट से प्रेम कुमार धूमल पीछे चल रहे हैं। वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं सुजानपुर से, वो कभी धूमल साहब के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस में गए। और देखिए, प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के अलावा बाकी जगह भी चुनाव प्रचार किया। सुजानपुर में जो उनके छोटे बेटे हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार की उन्होंने कमान संभाली हुई थी। और क्योंकि जैसे उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, उससे पहले हालांकि वहां पर स्थितियां कुछ और थी। हमीरपुर सुजानपुर की अगर बात करें, क्योंकि जो राजेंद्र सिंह राणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बड़े मजबूत प्रत्याशी है। पिछली बार शानदार चुनाव उन्होंने लड़ा, शानदार चुनाव जीता था, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल के गढ़ में उन्होंने सेंध लगाई थी। पूरा हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल का गढ़ इसे माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी हैवीवेट कांग्रेस का था, इस बात में कोई शक और शुबा नहीं। हाँ, प्रेम कुमार धूमल खुद उतना प्रचार अपनी सीट पर नहीं कर पाए, क्योंकि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी गए। लेकिन जो अभी तस्वीर सामने आ रही है, जो प्रेम कुमार धूमल जिस तरह से पीछे चल रहे हैं दीपक, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए और धूमल साहब के लिए जरूर है। आपको क्या लगता है, मेकअप कर सकते हैं? कितने राउंड बाकी है, क्या मेकअप कर सकते हैं? वो इस जीत को हार को जीत में बदल सकते हैं? दीपक, अभी उम्मीद है, बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि अभी और राउंड बाकी हैं और अभी गिनती बाकी है। तो जो अभी 1000 वोट की लीड है, इसको मेकअप कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये होता है कि अगर लीड मेकअप भी कर लेते हैं तो आखिरकार प्रेम कुमार धूमल कितने वोट से जीत दर्ज करवाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह की बात करें दीपक, वीरभद्र सिंह ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, अपने गृह क्षेत्र से बाहर निकले, सोलन की हरकी सीट से उन्होंने ताल ठोंकी और चुनाव प्रचार के लिए कोई ऐसा उन्होंने वक्त नहीं दिया वहां पर, लेकिन वो वहां पर लीड कर रहे हैं वीरभद्र सिंह। और जाहिर सी बात है, उनके तमाम समर्थकों का यह कहना है कि हम सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जीत का अंतर कितना होगा। आप मुझे ये बताइए कि उनके बेटे विक्रमादित्य का क्या हाल है? बिल्कुल, विक्रमादित्य से दीपक जी हमने कुछ देर पहले बात की,
विक्रमादित्य लीड कर रहे हैं शिमला ग्रामीण से। हालांकि बीजेपी ने वहां पर जो प्रत्याशी उतारा था, बीजेपी ने बड़े टैक्टिकली वहां से प्रत्याशी उतारा था, डॉक्टर प्रमोद शर्मा। वो कभी वीरभद्र सिंह के करीबी उन्हें माना जाता था, लेकिन उन्हें उतारा। लेकिन उसके बावजूद विक्रमादित्य का पहला चुनाव है, अपनी सियासी पारी का आगाज करेंगे और वो बढ़त वहां पर बनाए हुए हैं। विक्रमादित्य से बात की, अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त दिखे और उनका ये भी कहना है विक्रमादित्य का, क्योंकि अभी वीरभद्र सिंह बाहर नहीं आए अपने आवास से, विक्रमादित्य अभी बाहर आए थे, तो उनका ये कहना है कि ये रुझान है, जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। यानी अभी आत्मविश्वास डिगा नहीं है पूरी तरह से कांग्रेस का अभी भी। उनका कहना है कि जहां लीड बीजेपी कर रही भी, लेकिन अंतर बहुत है रोहित, अंतर बहुत है। 42 और 23 लगभग 19 सीटों का अंतर है। 19 सीटों का अंतर है। और अनुज जी अभी बता रहे थे कि 2012 के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंट 1% बढ़ा है। हाँ, इसका क्या मतलब में अभी 49.2% वोट उनकी तरफ जा रहे हैं, जबकि पिछली बार 48.3% वोट थे। लगभग 0.9%, 1% वोट उनके बढ़े हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है उसने अंत में जमकर काम किया है। उनके कुछ लोग वोट डालने नहीं गए या नोटा पे भी डाला है, उसके बावजूद उन्होंने अपना वोट गैप मेंटेन किया। ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है। मैं 1 मिनट रोकूंगा। राजकोट से जो है विजय रूपाणी 21,000 वोटों से आगे है। मतलब अब लगभग निकल चुके हैं वो। लेकिन मेहसाणा से नितिन पटेल के लिए बुरी खबर है या चिंता करने वाली खबर है, वो 200 वोटों से ही आगे चल रहे हैं। तो ये जो लीड है उनकी कम लीड, ये एक उल्टी खबर ला सकती है। मेहसाणा में, चूंकि मेहसाणा गया था, मुझे लगता है राजकोट भी मैं गया था, राजकोट में भी विजय रूपाणी को लेकर के बड़ा किंतु परंतु थे। तो मेहसाणा में जो कैंडिडेट है जीवाजी भाई पटेल जो है, वो बड़े स्थानीय है। और मेहसाणा के ही वो लड़के मरे थे पाटीदार आंदोलन में, 14 लड़के जो पुलिस गोली से मरे थे। तो मेहसाणा में जो असंतोष है, तो वो नितिन पटेल को थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। और वो मेहसाणा ही एक जगह थी जहाँ से हार्दिक पटेल को कहा गया था कि आप इस जिले के अंदर नहीं आ सकते। हाँ, वो बकायदा कोर्ट ने कहा था। और मेहसाणा मोदी जी का जिला भी है, और मेहसाणा मोदी जी का भी चला है। बिल्कुल। गुजरात में कांग्रेस भी अपना 1% वोट बढ़ा रही है और बीजेपी भी 1% वोट बढ़ा रही है, लेकिन अन्यों से वोट स्विच करके इनकी तरफ चले गए। कांग्रेस का 39% हो गया, 41%। अच्छा, अब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी से मिलने पहुंच गई है सोनिया गांधी। लेटेस्ट पैरामीटर राहुल गांधी से मिलने पहुंची है सोनिया गांधी। राहुल गांधी को आज सोनिया गांधी क्या कहेंगी? उनको आशीर्वाद तो देंगी ही देंगे, उसके साथ बधाई देंगी कि नहीं देंगी, उसके साथ ये कहेंगी कि नहीं कि तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहुल गांधी को इस हार में जीत मिली है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड करिए। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को लिए इस हार में भी जीत है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि उनको मिटाने वाले बहुत थे, उनका नुकसान करने वाले बहुत थे, और वो राहुल के कंट्रोल से बाहर थे। जिस तरह से उन्होंने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की, उसी तरह से गुजरात आरक्षण के शिल्पकार कपिल सिब्बल के लिए भी वो कुछ कहते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन उन्होंने उस सवाल को डक किया और उसका असर भी देखने को मिला। दीपक, उस पर चर्चा हुई थी मेरी कांग्रेस के कुछ नेताओं से और राहुल गांधी के कुछ करीबी लोगों से, जब ये मणिशंकर वाला आया था। तो वहां मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि हमको इस डिबेट में नहीं जाना है। ये एजेंडा बदलने की कोशिश है बीजेपी की। अगर हम इस डिबेट में गए, हमें अपने उस जो डेवलपमेंट का पर सवाल पूछने का जो एजेंडा है उसी पर रहना, ये उनका तय किया हुआ फैसला था। तो मुझे लगता है शायद वो अपनी जगह उस रणनीति सही रही होगी। अच्छा, एक बड़ी खबर, जिग्नेश मेवाणी 10,000 वोट से आगे है, तो जीत जाएंगे ऐसा लगता है। ये एक डिसिसिव सी लीड है। सीधे चलते हैं सहयोगी मनीष अवस्थी और धीमंत पुरोहित के पास। धीमंत, अब तक का ट्रेंड देखने के बाद क्या मिल रहा है? मेरा ये डिक्लेरेशन था कि अल्पेश और मुझे ऐसी सूत्रों से खबर थी, जो बीजेपी ने दावा किया था, मेरा कुछ नहीं था उसमें, बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया था कि ये जो है मतलब अल्पेश और जिग्नेश दोनों हारेंगे, लेकिन जिग्नेश अभी दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और अल्पेश अभी पीछे चल रहे हैं। आपका अनुमान, आपकी जानकारी क्या कहती है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मेरी भी यही जानकारी थी जो आप कह रहे हैं कि अल्पेश जिग्नेश दोनों हार सकते थे, पर जिग्नेश मेवाणी आगे चलते दिख रहे हैं। लोकतंत्र का एक मिजाज है, और अच्छी बात भी, अगर जिग्नेश मेवाणी जीतते तो एक दलित आवाज गुजरात की विधानसभा में सुनाई देगी। अल्पेश ठाकोर का जहां तक सवाल है, कुछ स्ट्रेटेजिकल गलतियां उनकी थी, उनका नतीजा उनको भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में।
उसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये बीजेपी दफ्तर से लाइव दिखा रही है। अगर हमारे साथ कोई रिपोर्टर हो तो कृपया जोड़िएगा उसको। और बीच में खबर ये भी आई है कि हार्दिक पटेल अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हार्दिक पटेल अब से थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या हार्दिक अपने आरोपों को दोहराएंगे कि ईवीएम में छेड़ाछेड़ी हुई है, ईवीएम को हैक करने की कोशिश की गई है? हार्दिक पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी ही देर में, हम आपको हार्दिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिए चलेंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी पूरी होने लगी है। और ये देखिए, बीजेपी अब 108 पे आ गई है। इंडिया न्यूज ने 110 कहा था, मुझे लगता है कि 110 पे जाकर जरूर टिकेगी, 110 पर जाकर जरूर टिकेगी, क्योंकि इंडिया न्यूज का पोल है वो ही सबसे सटीक एग्जिट पोल है। और यही अनुमान हमने पत्रकारों के साथ लगाया, यही अनुमान अपने रिपोर्टरों के साथ लगाया। जिग्नेश मेवाणी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बड़गाम से, अल्पेश ठाकुर 6,000 वोटों से पीछे है। माफ कीजिएगा, अल्पेश ठाकुर 6,000 वोटों से आगे हैं। माफ कीजिएगा, अल्पेश ठाकुर 6,000 वोटों से आगे हैं, यानी जिग्नेश और अल्पेश दोनों जीत सकते हैं। ये संभावना पूरी है। 6,000 वोटों को मेकअप किया जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा कठिन हो जाएगा 6,000 वोटों को। अब कठिन हो जाएगा, राउंड जिस तरह से कम होते जा रहे हैं ना, तब कठिन है। क्योंकि देखिए, अब वक्त भी 11:05 के आसपास होने वाला है। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ईवीएम के लिए बहुत होता है। आप मानते हैं विनोद जी इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात को? तो जिग्नेश और अल्पेश दोनों आगे चल रहे हैं। हमने दोनों की खबर आपको अगर ये गैप कम हो सकता है या बदल सकता है, तो फिर तो ये 171 का आंकड़ा ही बदल सकता है। बिल्कुल, उस हिसाब से तो अगर जिस तरह से अब देखिए, मैंने कहा था 110 होने वाले हैं और 110 हो गए। तो इंडिया न्यूज ने 110 सीटें दी थी गुजरात में, 110 सीटें ही मिली है। हो सकता है 1-2 और आगे आ जाए। 71 सीटों पर कांग्रेस है, 1 सीट अदर्स की है और 110 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी के कई नेता फिंगर्स क्रॉस रखे होंगे। उनको ये लग रहा होगा भाई 115 कैसे भी क्रॉस कर जाए तो पिछले साल से आगे हो जाएंगे। 115 पिछले साल उनको मिले थे, अगर 1-2 सीट आगे हो गए तो वो उनका मोरल बूस्टिंग होगा। दीपक, मैं अपनी हार मान लेता हूं। मुझे अंदाज था कि शायद 130 तक पहुंचेंगे, बहुत दूर है वो। दीपक जी, मैं भी अपनी हार मान लेता हूँ। नहीं, इसमें हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं, अनुमान की बात नहीं, इसमें हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं। मैं जो देख के आया था, मैं तो ये कहूंगा दिल पे मत ले यार। नहीं, दिल पे नहीं ले रहा हूँ। नहीं, स्वीकार करना चाहिए। नहीं, स्वीकार करना चाहिए। आप हार्दिक पटेल को दीजिए, जो कि शायद इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेंगे अभी। वो नहीं मानेंगे, लेकिन हार्दिक पटेल को अगर राजनीति करनी है, अगर हार मान लेंगे तो राजनीति आगे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा जितना मैंने हम लोग तो पत्रकार है, हम लोग तो समझा अगले चुनाव में बैठेंगे आप। नहीं, अगले चुनाव में फिर बैठना और फिर आपको एग्जिट पोल देना और फिर मैं बताऊंगा कि इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल कर्नाटक में बिठाएंगे हमको। कर्नाटक में बिठाऊंगा, मध्य प्रदेश बिठाऊंगा, राजस्थान में बिठाऊंगा, छत्तीसगढ़ में बिठाऊंगा, सब में बिठाऊंगा। लेकिन हम तो हमारा तो ये हम तो बच गए, बिहार में सही निकले, दिल्ली में सही निकले, उत्तर प्रदेश में और यहाँ गलत। देखिए, जयशंकर जी बच गए इस बार। अब देखिए, मेहसाणा से नितिन पटेल आगे हो गए हैं, मेहसाणा से नितिन पटेल आगे हो गए, अल्पेश ठाकुर राघनपुर से आगे हैं, खर्च करके जो एग्जिट पोल होते हैं वो तो गलत। और जिग्नेश मेवाणी वडगाम से आगे है। और इंडिया न्यूज ने गुजरात में बीजेपी को 110 सीटें दी थी, अब 108 पे आया है। लेकिन मुझे लगता है कि 110 पर टिक जाएगा ये, 110 पर टिक जाएगा ये, क्योंकि अभी भी लास्ट राउंड के कैलकुलेशंस बाकी हैं। लास्ट राउंड जो है उसमें परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनुज जी कह रहे हैं कि जो वोटों का प्रतिशत है वो बढ़ता है। और विजय रूपाणी चुनाव जीत गए हैं। राहत की खबर विजय रूपाणी के लिए, खुशी की खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट से चुनाव जीत गए हैं। राजकोट से उन्होंने चुनाव जीता है, जैन समाज से आते हैं और जैन कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राजकोट की है उसमें जैन एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में है। निर्मल पाठक जी, आप इतने टाइम से कांग्रेस कवर करते हैं, आपको कांग्रेस में भस्मासुरों को देखकर क्या लगता है? देखिए, ये हर उसमें होता है, जब पार्टी के समय खराब चल रहा होता है तो उस समय ये सारी चीजें उभर करके सामने आती हैं कि ये भस्मासुर है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो अभी वो सब दब जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लगातार जीत रही है। तो कांग्रेस ये सब बीच बीच में ये बातें आती रहती हैं। मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मणिशंकर की वजह से वहां नरेंद्र मोदी जी ने जो उसको जो इश्यू बनाया उससे कोई बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ उससे। निर्मल जी, लेकिन एक अंतर है,
भाजपा के भस्मासुर तो भाजपा को हरवाना चाहते थे, मणिशंकर राहुल को फेल करना चाहते हैं, शायद ऐसा उनका उद्देश्य न रहा होगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह की बातें, जब क्योंकि अब पार्टी हार रही है तो इसलिए वो भी एक फैक्टर आ गया कि मणिशंकर की वजह से पार्टी हारी। कपिल सिब्बल का तो फिर भी मैं मान सकता हूं क्योंकि वो एक इश्यू। चलिए, बड़ी खबर, हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल आगे हो गए। हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल आगे हो गए, यानी उन्होंने जो डिफरेंस था उसको मेकअप कर लिया है, लेकिन अभी भी वो मात्र 234 वोटों से आगे है। 234 के बाद वो अपनी लीड बरकरार रखेंगे, आगे निकलते जाएंगे। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल ही वो शख्स है जिनके ऊपर हिमाचल में मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंप चुकी है। तो ये भी मोटे तौर पर क्लियर है कि अगर प्रेम कुमार धूमल जीतते हैं तो वही हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे। और गुजरात में मोटे तौर पर यह तय है कि विजय रूपाणी जीत गए हैं, वो ही गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि और किसी तरह का चेंज होगा। और जैसा अनुज जी ने कहा कि अमित शाह जो है अपनी रैली में बोल चुके हैं। सीधे चलते हैं धीमंत के बाद। धीमंत, मुझे बताइए, रूपाणी के जीतने का क्या मतलब है? क्या वो अब एक स्वीकार्य नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं? क्योंकि विजय रूपाणी को बहुत पीछे की पंक्ति का नेता माना जाता था आनंदी पटेल के समय तक। इसमें कोई शक नहीं है कि विजय रूपाणी की जीत के बाद ये करीब करीब तय है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी होने जा रहे हैं। अमित शाह की चॉइस थे विजय रूपाणी। आनंदीबेन पटेल को जब हटाया गया तब अमित शाह ने ही विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया था। नितिन पटेल का नाम आपको पता है पहले चला, पर बाद में उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। तो अब गुजरात के मुख्यमंत्री फिर एक बार विजय रूपाणी बन रहे हैं, उसमें मुझे फिलहाल अभी तो कोई शक नहीं लग रहा। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि विजय रूपाणी को घोषित तौर पर अमित शाह डिक्लेयर कर चुके थे या रेफरेंस पॉइंट के तौर पर बोल रहे थे? वेल, अमित शाह रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ही बोले थे, पर भूपेंद्र यादव जो यहां के इंचार्ज है बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि बीजेपी इस चुनाव जीतती है तो विजय रूपाणी सीएम होंगे और डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल होंगे। यानी बीजेपी की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। अमित शाह ने भले ही आधिकारिक तौर पे ना कहो, पर कि मीटिंगों में जिस तरह देखा गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जिस तरह विजय रूपाणी को प्रोजेक्ट किया गया था, तो विजय रूपाणी सीएम का फेस थे गुजरात में, भले ही उनको सीएम फेस पे ऑफिशियली बीजेपी ने आगे ना किया हो। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको पार्लियामेंट, जहां पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और मंत्री गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने बात की। ने बढ़त बना ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, दोनों राज्यों में बढ़त। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है, नरेंद्र भाई मोदी की जीत है और राहुल गांधी की पहली हार है। जो राहुल गांधी ने गुजरात की अस्मिता को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गुजरात की अस्मिता नहीं टूटी और हिमाचल की हार और गुजरात की हार राहुल गांधी की हार है। अच्छा, राहुल गांधी मंदिर गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, सीधा है, राहुल गांधी ने देश में वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं की। केरल में बीफ पार्टी किया, गुजरात में जनेऊ और तिलक लगाया, लेकिन फिर भी देश की जनता ने उससे नहीं। एक आखिरी प्रश्न, 150 प्लस का आपने जो है एक टारगेट रखा था। अरे भाई, तो हम रखते 50 का रखना ही पड़ता है गोल सबसे अधिक। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गुजरात में बीजेपी जीत की ओर अग्रसर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज जी, राहुल गांधी मंदिर गए, लेकिन नतीजे उनके अनुरूप नहीं हुए। जनता है, सब जानती है। गिरिड से भी ज्यादा रंग बदलने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जम्मू कश्मीर में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ और गुजरात में कुछ, और जनता ने सही जवाब दिया। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष कह रहे थे कि भाजपा जीतेगी, तो भाजपा जीत गई। लेकिन साक्षी जी, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था 150 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन उससे देखिए ना, जिस प्रकार से अभिमन्यु को सारे कौरवों ने घेर लिया था, ऐसे ही मोदी और अमित शाह को सारे हिंदुस्तान के विपक्षी लोगों ने पाकिस्तान तक जुड़ गया हराने के लिए। उसके बाद भी भाजपा जीत रही है। आपको बधाई मिठाई। 2019 में इसका असर पड़ेगा? 2019 में तो कोई जवाब होगा ही नहीं किसी के पास में। 2019 में तो भारी बहुमत से
नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, इस बार कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी दफ्तर भोपाल में, और यहां पर आप देख सकते हैं मंत्री विश्वास सारंग, जो कि बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता कैलाश सारंग के बेटे हैं, अब मंत्री हैं, एमएलए भी हैं, वो मिठाई खिला रहे हैं। और देखिए गुजराती डिश है ये सब, फाफड़ा, ये देखिए स्टॉल लगाई हुई है, थेपले, फाफड़े, खम्मन। भाजपा फिर गुजरात में जीती। यहां पर आप देखोगे हिमाचल क्यों दिखा रहे हैं अनुभव? सुबह से भूख लग रही है बहुत तेज, बड़ी मुश्किल से सैंडविच खाया है, अभी मत दिखाओगे खाने पीने की चीजें, दिक्कत हो जाती है। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए मैं विनोद अग्निहोत्री जी से पूछता हूं कि विनोद जी, आपको क्या लगता है इन चुनावों का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा? आप मोटे तौर पे फोकस लिया है, बहुत से लोग 100 तक जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हाँ, तो आंकड़ों का थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 नहीं, जो भी कह दीजिए उसमें क्या। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर असर ये पड़ेगा, पहला असर तो ये पड़ेगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि गुजरात, हिमाचल जीतना और वो अलग बात है, गुजरात बचाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया था इस बार। और निश्चित रूप से अब उनको इस बात पर करने का मौका मिलेगा कि भाई जीएसटी और नोटबंदी और इसको लेकर के जिस तरह मुद्दा बनाया गया, इसका मतलब गुजराती जनता ने उसको नकार दिया। दूसरा क्या है, कांग्रेस के लिए, खासकर राहुल गांधी के लिए, मैं राहुल गांधी की असफलता नहीं मानता। राहुल गांधी गुजरात के चुनाव से नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं और उन्होंने एक अपनी नई छवि भी बनाई है। ठीक है, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, कांग्रेस 78 या 80 सीटों पर आती है तो भी वो एक उनकी सफलता मानी चाहिए। 61 सीटें थी पिछली बार। हाँ, और तो लेकिन राहुल गांधी को तमाम मुद्दों पर आत्ममंथन करना पड़ेगा, कांग्रेस की रणनीति को लेकर के। और जिन दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं, जिनके बयानों से या जिनके कारगुजारियों से पार्टी की हालत गड़बड़ाती रही है, तो वो भी कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मई में कर्नाटक का चुनाव है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव है, जहां कांग्रेस उम्मीद देख रही है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जबकि राजस्थान में तो 5 साल से ही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 15 साल से भी ज्यादा हो गया वहां पर 15 साल। तो वहां भी स्थिति गुजरात जैसी बनी हुई है, वहां भी वहां कोई नेता देंगे, चेहरा देंगे कि नहीं देंगे, मध्य प्रदेश का मामला उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में भी नहीं, मैं बीजेपी, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस तो कांग्रेस भी कमलनाथ को आगे करेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करेगी, हाँ, कमलनाथ को आगे करेगी या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करेगी, अरुण यादव को क्या करेगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुकाबले भूपेश बघेल क्या कर पाएंगे, और अजीत जोगी वहां पर खड़े हैं। अजीत जोगी तो अलग है, वो भी एक तरह से स्पॉइलर तो है, वो स्पॉइलर है। तो ये कांग्रेस को सारी चीजें, इन पर राहुल गांधी को फैसले लेने हैं। अब सोनिया गांधी नहीं है और राहुल गांधी अपनी टीम भी उनको बनानी है, इसका भी असर कांग्रेस के संगठन में भी पड़ेगा, वो अपनी जो टीम लाएंगे। और भाजपा में ये है कि भाजपा तो अपबीट है, भाई हिमाचल में उनकी सरकार बन गई, गुजरात में उनकी बच गई, तो ये उनके लिए अपबीट है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा दीपक जी, कि कई बार जो है इस तरह की जीतें जो है, आत्मविश्वास जो है, वो कई बार भविष्य में बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। और देखिए अहमदाबाद का कांग्रेस दफ्तर दिखाया नहीं, जिसे राजीव गांधी भवन कहा जाता है, और ऑलमोस्ट अब वीरान सा होता जा रहा है। और पहले हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि बड़ी चहल पहल थी वहां पर। इसके लिए मैं एक दिलचस्प किस्सा बता दूं आपको। अहमदाबाद में दफ्तर जहां बना हुआ है वो कब्रिस्तान की जमीन थी, के पास का है, तो वहां कहते हैं कि, तो वहां कांग्रेसियों का ये कहना है कि साहब यहाँ जो है कुछ इसको टुटका गड़बड़ है, अशुभ है, चुनाव कहीं और से शिफ्ट किया जाए, वहां से लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने और राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम वहीं से लड़ेंगे चुनाव, हमें इन सब अंधविश्वासों नहीं पड़ना। तो अब ये भी लखनऊ में बीजेपी में हम लोग देख चुके हैं, वहां पर उन्होंने। लेकिन सोचिए कि अभी आधे वोट भी नहीं गिने गए हैं और ये 110 से 101 तक उतर के आ गए हैं। यदि कहीं और थोड़ा सा गड़बड़ रिवर्स गियर लगा तो फिर वो कांटे की टक्कर जो सुबह सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में लग रहा था ना, कि एकदम बराबर है जी, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, कहीं वो खतरा ना पैदा हो जाए। मुझे वो थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना था उसकी तरफ। अरे अब वो तो पता नहीं, वो एक आशावाद कांग्रेसियों में आप जगा सकते हैं इस तरह करके, अगर ऐसा होता है, लेकिन आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे क्योंकि वोटों का अंतर 7.5% को पार कर गया। हाँ, तो इसलिए शायद तस्वीर, सीटें कुछ कम हो जाए, हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तस्वीर बदलेगी, ये मुझे थोड़ा नहीं। बट अगर जहां ज्यादा अंतर से जीते, जैसे 21,000 वोटों के अंतर से विजय रूपाणी जीते, तो उसमें 21,000 में से 20,000 वोट वेस्ट माने जाएंगे। वो आपके वोट परसेंटेज को तो बढ़ाएंगे, सीट आपको एक ही देंगे। तो ये भी एक कैलकुलेशन है जिसको बड़े 1000 से आगे पीछे चल रहे हैं। 64 सीटें ऐसी है जो 5,000 कम वोट
वोटों से पिछली बार डिसाइड हुई है। तो हमको आखिरी राउंड तक वैसे ही देखना पड़ेगा और देखना हमको इसलिए पड़ेगा, जो बोलना हमको इसलिए पड़ेगा और दिखाना हमको इसलिए पड़ेगा क्योंकि देश की जनता बड़ी टकटकी लगाए इन परिणामों को देख रही है। मनीष भाई, क्या नई जानकारी मिल पाई है आपको गुजरात से? देखिए दीपक भाई, देश की ही जनता नहीं बल्कि विदेशों में भी गुजरात चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी है और मेरी जानकारी अमेरिका के मित्रों से जो आ रही है तो वहां पर भी लोग टीवी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नतीजे क्या होंगे। जहां तक बात की जाए बीजेपी दफ्तर की तो यहां पर लोग तो जुटने लगे थे, लेकिन जैसे ही आंकड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप ये समझिए कि दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगती है। और जो मेरी जानकारी आ रही है, अंदर संगठन के जितने बड़े नेता हैं अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में वो बड़े एलईडी पर टीवी देख रहे हैं और वो वहां पर आगे किस तरह से जश्न हो, कैसे होगा, और जो आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं उसी तरह उनका रक्तचाप भी वैसे ही हो रहा है। पता क्या हो जाए। मैं ये कह रहा हूं मेरे साथ यतेंद्र है, क्या अंदर खाने की देखिए, अंदर खाने तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, बी सतीश, विदेशी मामलों के जो प्रभारी हैं विजय चौथाईवाला, और जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो सब बीजेपी ऑफिस में है, सुबह से डेरा डाले। लेकिन जैसी खबर आई कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो वो अंदर जाकर बैठ गए और इंतजार है कि जिस तरह से अब रुझानों में फिर से बीजेपी आगे आई है वो आधिकारिक तौर पर हो जाए तब जश्न मनाया जाए। तमाम कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया गया है कि 12 बजे के बाद ही जश्न होगा अगर बीजेपी जीती है। और मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर दो टेम्पो खड़े हैं जिसमें आतिशबाजी और पटाखों का सामान है। और जब रुझान बिल्कुल आधिकारिक तौर पर पुष्टि करेंगे कि बीजेपी जीत रही है, एक बार फिर से सरकार बना रही है, तो उन पटाखों की गाड़ियों को, जो टेम्पो हैं, उनको अंदर लाया जाएगा और कार्यकर्ताओं में वो बांटकर उनको छुड़ाया जाएगा और उसी के साथ मिठाई अंदर आएगी। लेकिन उससे पहले आप माहौल देख सकते हैं, बड़ी कश्मकश है। पसोपेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माथे पर शिकन देखी जा सकते हैं। बीच बीच में नारेबाजी जरूर सुनाई दे रही है क्योंकि बीजेपी रुझान जो पिछले कुछ समय से 90 सीटों से ऊपर लगातार है, 100 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है। तो साफ है कि बीजेपी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती क्योंकि बिहार में जिस तरह से रिजल्ट आए थे, शुरुआती जो पोस्टल बैलेट था उसमें तमाम नेताओं ने खुशी मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके बाद क्या रहा वो सबके सामने बिल्कुल उलट गया था। ऐसे में बीजेपी फिर से इस बार किरकिरी नहीं कराना चाहती है। इस बार बीजेपी चाहती है कि रिजल्ट क्लियर हो जाए तब वो जश्न मनाए, नतीजे साफ हो जाए उसके बाद जश्न हो। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 12 बजे के बाद जैसे कार्यकर्ता जुटेंगे तो 12 बजे के बाद कांग्रेस के अगर 12 बजेंगे तो बीजेपी की दिन में होली रात दिवाली होगी। चलिए देखते हैं किसकी होली और किसकी दिवाली बनती है, ये देखना पड़ेगा हमको। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि आंकड़े तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। बीजेपी अब 101 पर आ गई है, कांग्रेस 79 पर चली गई है और अदर्स के खाते में 2 सीटें आ रही हैं। तो अभी वापस नेक टू नेक की तरह जा सकता है मामला। और अभी तक कितने वोट गिने गए हैं? आधे भी लगभग नहीं हुए ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यदि वोट प्रतिशत में कोई अंतर आता है तो उसी के दौरान आने की संभावना हो सकती है। उसके बाद शायद ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके मतलब अभी भी बीजेपी नेताओं को फिंगर क्रॉस करके रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है कम से कम। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां से हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने एक वॉक थ्रू किया है। माहौल है और असली है लेकर आप यहाँ पहुंचे। एक बार बजा के दिखाएं। आप देख सकते क्या कहेंगे जो नतीजे जो है पक्ष में आ रहे हैं भाजपा के। जीत किरण ये बहुत मोदी जी के सभी हमारे साथ जुड़ गई हैं शोभा ओझा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शोभा ओझा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कहां चूक हो गई, कहां गलती हो गई, या अभी भी आपके मन में उम्मीद बाकी है? समझती हूँ समय लगेगा परिस्थिति और क्लियर होने में, पर जहां तक हमारा विश्वास है अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि परिणाम जैसे दिख रहे हैं उससे अच्छे आएंगे। उससे अच्छे आएंगे यानी आप बहुमत पाएंगी? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, कच्चा कच्चा। नहीं, शोभा जी, परिणाम अच्छे होंगे आपने कहा, लेकिन बहुमत के लिए आप आश्वस्त नहीं है?
देखिए, बहुमत के लिए हमें विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से 22 साल में बीजेपी का जो गुजरात मॉडल का जो गुब्बारा इस बार फूटा और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को भूल के प्रधानमंत्री केवल और केवल गुजरात में रहे और प्रधानमंत्री ही नहीं कि उनका पूरा मंत्रिमंडल, और जिस विकास को बेचकर वो उन्होंने केंद्र में 2014 में सरकार बनाई थी, उस विकास की यह हालत थी कि उस विकास का नाम लेने में वो डर रहे थे और पाकिस्तान से लेके औरंगजेब से लेके तमाम चीजों की चर्चा उन्होंने करी और अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तक बड़ी ठेस पहुंचाई। जिस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि किस तरह से विचलित थे, घबराए हुए थे वो इस चुनाव में, और विकास को लेके जो उन्होंने शोकेसिंग की थी वो कितना खोखला था, वो इस बार गुजरात में नजर आया। नहीं शोभा जी, आप पे तो उल्टा पड़ गया। आपने जो कैंपेन किया गुजरात पागल है, उसका गुजराती में आप अर्थ करना ही भूल गए। उसका जो मतलब होता है वो एक तरह की गाली होती है, तो आपने तो पहले ही दिन गुजरातियों को गाली दे दी। नहीं, देखिए, गुजरातियों को कभी भी कांग्रेस ने कभी भी स्तरहीन राजनीति नहीं की है। गुजरात या गुजरातियों को गाली देने का सवाल ही नहीं उठता है। गुजरात नहीं, आपके जो कम्युनिकेशन वाले थे, आपके जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाले थे, उन्होंने चाहे न चाहे ये काम कर दिया। विकास पागल हो गया है का गुजराती ट्रांसलेशन आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, ये जो विकास पागल हो गया है, वो पूरा जो एक कैंपेन चालू हुआ था वो गुजरात की जनता द्वारा ही चालू किया गया एक कैंपेन था, जिसको कांग्रेस ने भी ताकत दी, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में अगर हम किसानों की बात करें तो जो हालात किसानों के थे वो बहुत खराब थे। युवकों की बात करें तो बेरोजगार युवक का रोजगार से दूर दूर तक संबंध गुजरात में नहीं है। हम सोशल इंडेक्स की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम से लेके व्यापारियों की बात करें तो जीएसटी के चलते व्यापारियों की हालत खराब थी। कुल मिला के गुजरात मॉडल जो पेश किया जा रहा था उसकी असलियत ये थी कि हर वर्ग वहां परेशान है, हर वर्ग को लगता है कि उसके साथ वहां अन्याय हुआ है।